तो चलिए शुरू करते हैं उन बड़े बड़े कानूनी बदलावों से जिन्होंने भारत की पॉलिसी की दिशा ही मोड़ दी। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, नहीं, ये तो बिल्कुल बुनियादी किस्म के चेंजेस थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण रोजगार की। देखिए, दशकों से चला आ रहा मनरेगा यानी MGNREGA अब वो इतिहास बन चुका है। उसकी जगह ले ली है एक नए बिल ने, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट में VBGRAMG विधेयक कह सकते हैं। मतलब ये कि ग्रामीण भारत में काम और रोजी रोटी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। फिर आया इकोनॉमी से जुड़ा एक जबरदस्त फैसला। भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के दरवाजे आप समझिए पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। अब इस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की इजाजत है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर आने वाले कई सालों तक भारतीय बाजार पर दिखेगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक के बाद एक 3 और बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लिए गए। पहला, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। दूसरा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो रिजर्वेशन 10% था उसे सीधा 50% कर दिया गया। और तीसरा, जैसे एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी होती है ना, ठीक उसी तर्ज पर अब बंदरगाहों के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाने को भी हरी झंडी मिल गई। मतलब एक ही महीने में देश की पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी को एक नया रूप दे दिया गया। अब जाहिर है, जब इतने बड़े नियम बदलेंगे तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ना ही था, और असर दिखा भी, कुछ नई और काफी पेचीदा चुनौतियों के रूप में। RBI ने बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अच्छा ड्राइवर हो तो उसे कार इंश्योरेंस पर डिस्काउंट मिलता है ना, बस वैसे ही अब जो बैंक फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत और सेफ होंगे उन्हें डिपॉजिट पर उतना ही कम इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। वो जो पुराना सिस्टम था ना, सबके लिए एक ही रेट, वो अब खत्म। पर इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ रही थी। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत के खिलाफ 2 बड़ी शिकायतें डाल दी। पहली शिकायत थी भारत के ICT प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैरिफ को लेकर, और दूसरी शिकायत थी सोलर एनर्जी सेक्टर में दी जा रही सब्सिडीज को लेकर। ये ट्रेड के मामले में एक नया टकराव। और इसी सब के बीच इकोनॉमी से एक और चिंताजनक सिग्नल आया। एडवांस टैक्स कलेक्शन की जो ग्रोथ रेट थी वो धीमी पड़ गई और सिर्फ 4.3% पर आ गई। ये आंकड़ा इशारा कर रहा था कि शायद अर्थव्यवस्था में आगे कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं विज्ञान की ऊंचाइयों पर और साथ ही न्याय के गलियारों में हुए उन ऐतिहासिक फैसलों पर जहां भविष्य को एक नई परिभाषा दी जा रही थी। स्पेस में तो ISRO कमाल कर रहा था। 24 दिसंबर की तारीख तय थी। ISRO अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से एक अमेरिकी कंपनी के लिए 6500 किलो का एक बहुत भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड लॉन्च करने वाला था। ये कमर्शियल लॉन्च के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और इतना ही नहीं, भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटीज में स्पेस लैब्स बनाने की भी एक नई पहल शुरू हो गई। अब जमीन पर लौटते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनियों की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिसे CSR कहते हैं, उसमें एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इकोसिस्टम और खास तौर पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे लुप्तप्राय जीवों को बचाना कंपनियों का एक कानूनी और मौलिक कर्तव्य बन गया है। न्याय के क्षेत्र में एक और बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं उनकी गवाही को एक घायल गवाह की गवाही के बराबर माना जाएगा। अब इसका असर क्या होगा? इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि अब सिर्फ छोटी मोटी बातों में इनकंसिस्टेंसीज के आधार पर उनकी गवाही को खारिज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये उन पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन एक तरफ जहां भारत अपने अंदरूनी मामलों को नई दिशा दे रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी सीमाओं के उस पार संकट के बादल घने हो रहे थे। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। वहां लोकतंत्र पर हमला हुआ। एक बड़े विपक्षी नेता की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे और इस हिंसा में देश के 2 बड़े अखबारों प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर भी हमला किया गया। उधर श्रीलंका एक भयानक कुदरती आफत की चपेट में था। दितवाह नाम के साइक्लोन ने देश में जबरदस्त तबाही मचाई। 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। और इस तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने चेनाब नदी से बिना कोई वार्निंग दिए पानी छोड़ा। पाकिस्तान ने इसे पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बताया और कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। ये एक ऐसा इल्जाम था जो दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता था। तो इस पूरे तनाव भरे माहौल में खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें भी आईं, जो पूरे देश के लिए गर्व के पल लेकर आईं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने इतिहास रच दिया। वे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गए। और दूसरी तरफ शूटिंग में आर्मी के लक्षिता बिश्नोई और श्रवण कुमार ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया।
तो ये था दिसंबर 2025, एक ऐसा महीना जिसमें भारत ने अंदर से खुद को पूरी तरह बदल दिया, जबकि बाहर की दुनिया और भी ज्यादा उथल-पुथल भरी हो गई। एक तरफ एक नया महत्वाकांक्षी भारत और दूसरी तरफ एक अशांत दुनिया। अब सवाल यही है कि इन दो ताकतों का टकराव इस देश को कहां ले जाएगा? 2026 अपने साथ क्या लाएगा?